नमस्कार सभी को। मैं धर्मेंद्र स्वर्णकार राव मावी सिंगोली 4 बजे डिजिटल लर्निंग क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, जिसकी परिभाषा क्या है? हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन। इन्हीं कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन की परिभाषा बिल्कुल शब्दों में दी हुई है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है इसके दो भाग हो गए, एक तो विवृत श्रृंखला युक्त और एक समवृत श्रृंखला युक्त। यानी कार्बन परमाणुओं में आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बनाने का गुण होता है और इस आधार पे इसके दो भाग हो गए, विवृत श्रृंखला और समवृत श्रृंखला। विवृत श्रृंखला मतलब होता है जो कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की वापस चेन बंद नहीं होती, यानी खुली हुई श्रृंखला होती है। और यदि कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते जुड़ते वापस एक साथ जुड़ जाते हैं, पूरा एक चक्र तैयार हो जाता है, तो इसको कहेंगे समवृत श्रृंखला। समवृत यानी वृत्त सहित, विवृत यानी बिना वृत्त के, यानी अचक्रीय, यानी कोई चक्र पूर्ण नहीं हुआ, तो इसको विवृत श्रृंखला युक्त भी बोलते हैं या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, या इनका नाम है एलिफेटिक यौगिक। इसी प्रकार से जो दूसरा भाग होगा वो होगा समवृत श्रृंखला, यानी एक पूरी चेन तैयार हो गई, पूरी एक श्रृंखला हो गई, पूरा चक्र तैयार हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे चक्रीय हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक यौगिक। अब जो विवृत या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त कौन से होते हैं? तो वे कार्बन परमाणु या वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध पाया जाता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, तो इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और यदि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध हो तो ऐसे यौगिक कहलाएंगे असंतृप्त यौगिक। तो असंतृप्त वापस दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन कौन से होंगे? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है वो होता है एल्कीन, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है वो कहलाएगा एल्काइन। तो सबसे पहले हमारे संतृप्त के बारे में पढ़ा, तो संतृप्त कौन सा होगा? जिनमें एकल बंध पाया जाता है, तो इसके उदाहरण कौन से होंगे? जैसे मीथेन, एसिड, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी एन शब्द लगा हुआ है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारे संतृप्त के उदाहरण हैं। इस प्रकार से असंतृप्त में जो एल्कीन है इसमें इन शब्द लगा हुआ है, जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सब किसमें आएंगे? एल्कीन में आएंगे। इसी प्रकार से एल्काइन, आइन शब्द वाले, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब किसमें आएंगे? एल्काइन में आएंगे। अब इसके बाद आता है समवृत श्रृंखला या चक्रीय यौगिक। तो चक्रीय या एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं? ये इनके भी दो प्रकार है, एक तो एलिसाइक्लिक होता है और एक एरोमेटिक होता है। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इनमें एक श्रृंखला का गुण बना के एक चक्र तैयार हो जाता है। तो एलिसाइक्लिक यौगिक कौन से होते हैं? तो ऐसे यौगिक जिनको जलाने पर बिना धुएं के साथ जलते हैं, यानी इनको जलाएंगे तो इसमें किसी प्रकार का धुआं नहीं होगा। तो इस प्रकार के यौगिक है ये जलाने पर, वे यौगिक जिन्हें जलाने पर बिना धुएं के साथ जलते हैं, बिना धुएं के साथ जलते हैं, उन्हें एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। और ऐसे यौगिक जिन्हें जलाने पर धुएं के साथ जलते हैं, तो जो धुएं के साथ जलते हैं वो तो हो गए एरोमेटिक, और बिना धुएं के साथ जलते हैं वो होते हैं एलिसाइक्लिक। और ये जो धुआं है बिल्कुल काला होता है, काले धुएं के साथ जलते हैं वो होता है एरोमेटिक। तो अब इनके जो उदाहरण है
इसका उदाहरण है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन एलिसाइक्लिक का उदाहरण है। और इसी प्रकार से जो एरोमेटिक है इसमें आएगा बेंजीन C6H6, इसको इस प्रकार से 6 कार्बन परमाणु आपस में जोड़ देते हैं। और 6 कार्बन परमाणु इनके साथ साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं सबके साथ। इसको इस प्रकार से बना सकते हैं और इसी प्रकार से भी बनाया जा सकता है। ये हमारा बेंजीन है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रोकार्बन का क्या है, वर्गीकरण है। हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बाद हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के नाम की पद्धति, यानी नामकरण की जो पद्धतियां हैं। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक है और उनका जो नामकरण किया जाता है वो नामकरण की 3 प्रकार की पद्धतियां हैं। एक है रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति। रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, आईयूपीएसी पद्धति। अब इसके बाद देखो रूढ़ पद्धति क्या है। रूढ़ पद्धति का मतलब जो नामकरण किया जाता है कार्बनिक यौगिकों का वो उनके प्राकृतिक स्रोत और उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। यानी कोई भी पदार्थ है वो कहाँ से मिल रहा है, यानी उसका स्रोत कहाँ से है और उसके गुण क्या है, उस गुणों और प्राकृतिक स्रोत के आधार पे कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है। तो इस प्रकार की जो पद्धति कहलाएगी वो कहलाएगी रूढ़ पद्धति। अब जो रूढ़ पद्धति है इसके जैसे उदाहरण देख लेते हैं कुछ। जैसे मार्स गैस है, यानी इसका नाम है CH4, ये रूढ़ नाम रखा है मार्स गैस। तो इसका सूत्र है CH4 यानी मेथेन है। तो ये मार्स गैस क्यों रखा है इसका नाम मार्स, इसलिए कि मार्सी स्थानों पर यह पाई जाती है। मार्सी स्थान कौन से होते हैं, दलदल, यानी दलदली क्षेत्रों से मिलने के कारण इसका नाम रखा मार्स गैस। इसी प्रकार से एक और रूट नाम रखा कास्टस्ट्रीट, इसका सूत्र है CH3OH। और अब ये कास्टस्ट्रीट क्यों रखा इसका नाम, क्योंकि यह लकड़ी के भंजक आसन से प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजक आसन से मिलने के कारण इसका नाम रखा कास्टस्ट्रीट। इसी प्रकार से एक आता है एसिटिक अम्ल। तो जैसे CH3COOH है तो ये क्या है, सिरके का लैटिन नाम है। तो सिरके का लैटिन नाम है एसिटम, उस आधार पर इसका नाम रखा एसिटिक अम्ल। और इसी प्रकार से एक नाम है फार्मिक अम्ल जिसका सूत्र है HCOOH। तो ये फार्मिक अम्ल है और ये फार्मिका से प्राप्त होता है। फार्मिका का मतलब होता है चींटी, जो चींटियां होती है, लाल चींटी है जैसे, तो उनसे प्राप्त होता है ये अम्ल। इसीलिए इसका नाम रखा फार्मिक अम्ल, क्योंकि चींटी का नाम रखा है फार्मिका। और इसी प्रकार से दूध से भी एक अम्ल प्राप्त होता है, वो है लैक्टिक अम्ल। इसका सूत्र है HCCOOH। ये है लैक्टिक अम्ल जो दूध से प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से आती है सेकंड पद्धति, आती है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण किए जाते हैं वो उनके सरल यौगिक के आधार पर किए जाते हैं। यानी कोई सा सरल यौगिक आपस में मिलकर एक जटिल यौगिक बना देता है और उस सरल यौगिक के आधार पे उस बनने वाले यौगिक का नाम रखा जाता है। और इस प्रकार की पद्धति होती है वो कहलाएगी व्युत्पन्न पद्धति। तो जैसे मेथेन है, एक सरल यौगिक है CH4। अब इससे जो बनेगा वो बनेगा जैसे CH3, CH, CH3 और CH3। अब इसका नाम होगा ट्राइमेथिल मेथेन। ट्राइमेथिल मेथेन, ये इसका व्युत्पन्न नाम हो गया ट्राइमेथिल मेथेन। इसी प्रकार से एक और सरल यौगिक जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल है, तो इससे जो व्युत्पन्न यौगिक बनेगा वो होगा आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से ये दोनों पद्धतियां हो गई, रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति। अब इसके बाद आती है हमारी आईयूपीएसी पद्धति।